चलिए तो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग एनटीपीसी सेट नंबर 22 का डिस्कशन, और ये वॉल्यूम 3 का हम लोग लगातार आपके सामने में डिस्कशन करवा रहा हूँ। बच्चे मैं शशांक शेखर, आज मैं आपको साइंस के सेक्शन का डिस्कशन करवाऊंगा। लगातार मैं करवा रहा हूँ साइंस के सेक्शन का डिस्कशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए क्या है आपका। क्वेश्चन है फॉरेनहाइट पैमाने पर पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर x 5 गुना पाठ्यांक देगा। तो पहले तो ये देखिए, दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। c बटे 100 बराबर f माइनस 32 बटे कितना 180। तो बच्चे c का वैल्यू x हो गया, x बटे 100 बराबर हो गया x माइनस 32 बटे 5x माइनस 32 बटे कितना हो गया 180। क्योंकि ये बोल रहा है कितना गुना, तो 5 गुना हो जाना, इसीलिए इसको काट दीजिए। 20 पंचा 100 और 20 नंबर 80 तो क्या हो जाएगा 9x बराबर 25x माइनस 160 हो गया। तो इधर ले आते हैं दोनों को, तो इसको इधर ले आइए, तो माइनस 16x बराबर हो जाएगा माइनस 160। तो बच्चे ये x का वैल्यू हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। चलिए बड़ी अच्छी बात है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि तापमान के मुख्य रूप से 5 स्केल होते हैं, लेकिन तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। ये बातें बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लोलक की लंबाई दुगुनी, तो t बराबर आपको पता है 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी होता है, और ये दो गुना कर देते हैं तो 2 पाई रूट अंडर 2l बाय जी, 2l बाय जी हो गया। 2 को बाहर निकाल लीजिए, रूट 2 इंटू, ठीक है, 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी हो गया। तो ये देखिए इसका जो एल बाय जी, इसका वैल्यू हो जाता है t। तो क्या हो जाएगा t बराबर, ठीक है, t1 बराबर, ये यहाँ पर दो गुना कर दिए, मान लेते हैं t1 है आवर्तकाल, तो t1 बराबर रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा t हो जाएगा, यानी रूट 2 गुना हो जाएगा। तो यह रूट 2 गुना हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आवर्तकाल कितना गुना, रूट 2 गुना हो जाएगा। कुछ भी मैंने नहीं किया, t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी कर दिया। नया आवर्तकाल t1 बराबर 2 पाई रूट अंडर 2l बाय जी। क्वेश्चन में कह रहा है कि दुगुना हो जा रहा है लंबाई, तो निकल गया t1 बराबर रूट 2 इंटू t हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का उपयोग ठीक है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारियों का पता लगाने में करते हैं। तो जब भी चिकित्सा में करेंगे तो विकृति जन्य, यानी किसी प्रकार का टूट फूट हो जाए, हड्डी टूट जाए, या किसी प्रकार का, देखिएगा पेट का भी हम लोग एक्सरे करते हैं, यानी पेट में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए तब पता लगाने के लिए करते हैं। जनरली कैंसर का पता लगाने के लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बायोप्सी किया जाता है। जबकि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा हम लोग, मनोवैज्ञानिक में क्या होता है, परीक्षण किया जाता है। हृदय वाहिका में एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में भी हम एक्स किरण का प्रयोग करते हैं बच्चे, लेकिन जनरली इसमें ईसीजी का पहले प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज करते हैं। एंजियोग्राफी में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरे। तो यहाँ भी पता चलता है, विकृति जन्यता का पता चलेगा। तो जनरली याद रखिएगा, विकृति जन्य यानी हड्डी के टूटने फूटने का पता लगाया जाता है किसके द्वारा, तो एक्स किरणों के द्वारा लगाया जाएगा। याद रखिएगा, जो जीन कैंसर उत्पन्न करता है उसको उनको जीन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं किया जा सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है। बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी वस्तु जो है 0 केल्विन या, ठीक है, आपको माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस या परम शून्य ताप के नीचे ठंडा नहीं किया जा सकता। परम शून्य ताप के नीचे ठंडा नहीं कर सकते उस वस्तु को, इससे नीचे ठंडा नहीं कर सकते, यानी इससे नीचे तापमान नहीं ले जाया जा सकता है। इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। कौन सा ताप बोलेंगे, तो परम शून्य ताप कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि वह तापमान जिससे नीचे किसी पदार्थ को नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक है, वह 0 केल्विन या माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस या परम शून्य ताप होता है। उससे नीचे किसी भी पदार्थ को ले जा पाना संभव नहीं होता है, इसे ही परम शून्य ताप कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा। तो बच्चे जब भी कोई व्यक्ति जो है वह
किसके सामने खड़ा हो, तो भट्टी के सामने खड़ा हो तो जनरली अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा। किस विधि के द्वारा, तो विकिरण विधि के द्वारा प्राप्त करेगा। ध्यान दीजिएगा, विकिरण विधि और संवहन विधि दोनों के द्वारा प्राप्त करता है, लेकिन अधिक ऊष्मा पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसीलिए कौन सा होगा, विकिरण विधि होगा। अब सब हम देख लेते हैं। विकिरण विधि में ऊष्मा बिना माध्यम के गमन कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इसमें तीव्रता से गमन करता है। चालक में, चालक पदार्थ या चालकता क्या होता है बच्चे, तो चालकता में ठीक है, एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा, दूसरा से तीसरे में, तीसरे से चौथे अणु में ऊष्मा प्रवाहित होता है। जबकि संवहन विधि में ऊष्मा का प्रवाह ठीक है आपको क्या होगा, नीचे से ऊपर वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा जो है पहले क्या होगा, आपको धीरे धीरे गर्म होकर हल्का होगा, हल्का होकर ऊपर जाएगा, ऊपर का ठंडा अणु नीचे आता है। इस प्रकार की विधि को हम संवहन विधि कहते हैं। द्रव और गैस संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, ठीक है। क्षण का गर्म होना यह कौन सी विधि है, तो यह चालन विधि या चालकता विधि है। ध्यान में रखनी है इन सब चीजों को, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आता है किस विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा आता है। आगे देखते हैं, कुकिंग गैस में, ध्यान दीजिए, कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है, तो बच्चे कुकिंग गैस, ध्यान दीजिएगा, कुकिंग गैस में सब कुकिंग गैस यानी आजकल एलपीजी को कुकिंग गैस कहते हैं, और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यह ठीक है आपको नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इसमें पाया जाता है। नॉर्मल ब्यूटेन और क्या पाया जाएगा, तो आइसोब्यूटेन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। और उसके बाद क्या पाया जाएगा बच्चे, उसके बाद प्रोपेन पाया जाता है, प्रोपेन। उसके बाद क्या पाया जाता है, तो इथाइल मरकैप्टेन पाया जाता है। ये गंध के लिए डालते हैं, इथाइल मरकैप्टेन इसमें गंध के लिए डालेंगे। C2H5SH कहा जाता है। तो बच्चे सबसे अधिक ठीक है कुकिंग गैस में 90% से अधिक ब्यूटेन होता है। और हाइड्रोजन आपको पता होगा कि सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन होता है जो हीलियम में परिवर्तित होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये SO2 है और यह अम्ल वर्षा का मुख्य कारक होता है। अम्ल वर्षा किसकी वजह से होता है बच्चे, तो ये होता है आपको सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुकिंग गैस में 90% से अधिक नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, किस अम्ल से दूध में खट्टापन होता है। बच्चे किस अम्ल से दूध में खट्टापन होगा। देखिए आपको मक्खन में खट्टापन ब्यूटेरिक एसिड के कारण होता है। मक्खन में खट्टापन किसके कारण होगा, ब्यूटेरिक एसिड। इमली में खट्टापन किसकी वजह से होता है, तो टार्टेरिक अम्ल, अम्ली अंगूर में टार्टेरिक अम्ल। और आपको पता होगा कि विनेगर यानी सिरका में किसकी वजह से आपका खट्टापन होगा, तो एसिटिक अम्ल की वजह से। दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। इसीलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर, 8 का क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए आइंस्टीन के दो प्रमुख सिद्धांत होते हैं। पहला उनका विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत है, ये बड़ा फेमस सिद्धांत है बच्चे। और ये विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत हम अगर इसको और एलैबोरेट करें तो आपको पता होनी चाहिए कि E बराबर होता है डेल्टा M इंटू C² होता है। और दूसरा सिद्धांत है कौन सा, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत होता है, और ये दिया था आइंस्टीन ने। और दोनों सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत जो है इसी पर आपको नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन को। सापेक्षता का सिद्धांत मैंने बता दिया। विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत आपको पता है कि किसी 1 kg वस्तु का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ब्राउनियन गति देखिए क्या होता है, तो आपको क्या होगा कि ब्राउनियन गति होगा तो एक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्थान, यानी जिगजैग मूवमेंट करता है। किसमें, तो तरल में। जैसे गैस अणुओं की गति क्या होगा, जिगजैग मूवमेंट होता है, यादृच्छिक गति होता है, यानी रैंडम मोशन होगा। तो इस गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लेते हैं क्या निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। तो बच्चे ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है D2O फॉर्मूला होगा, D2O होता है, भारी जल होता है। D2O को भारी जल कहते हैं। और याद रखना है कि ये भारी जल जो है, ठीक है, आपको मंदक और शीतलक में उपयोग होता है। मंदक में और शीतलक में इसका उपयोग करते हैं। और यह क्या करता है, तो यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देगा, या आपको नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर लेने का कार्य करता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
बर्फ देखिए, बर्फ क्या होता है बच्चे, बर्फ यानी ये आइस है, आइस यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का निर्माण होता है, जल से बर्फ का निर्माण होता है, जल से बर्फ का निर्माण होगा कितना डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। आसूत जल देखिए, आसूत जल आपको पता है कि आपका आसूत जल डिस्टिल्ड वाटर को कहा जाता है, इसमें लवणों की मात्रा बहुत कम होती है और यह सबसे शुद्ध जल होता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। देखिए जब भी गंदे, ठीक है, गंदे आपको मूत्रालय की बात करेंगे तो वहां जो दुर्गंध निकलता है आपके मूत्र से निकलने वाले यूरिया के विखंडन की वजह से एक गैस निकलता है अमोनिया, और यही गैस जो है मूत्रालय में दुर्गंध का मुख्य कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड आंसर हो जाएगा ए नंबर। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, ये अम्ल वर्षा का मुख्य कारक होता है। क्लोरीन Cl2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO होता है बच्चे, क्लोरीन Cl2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। ये काफी विषैली गैस होती है जो आपको क्या करता है, तो काफ़ी विषैली गैस है। तो यदि इसको हम सांस के रूप में ले लेते हैं तो हमारा, ठीक है, जल्दी मृत्यु होने की संभावना भी बढ़ जाती है अगर अधिक समय तक इसके परिदृश्य में हम रह जाएं। या 300 गुना ज़्यादा तीव्रता से आपके हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है। यहाँ देखिए लाफिंग गैस है, तो बच्चे लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। यहाँ देखिए नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा है, ए ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है N2O, और इसका उपयोग हम लोग एनेस्थेसिया में करते हैं। एनेस्थेसिया जनरली यह, ठीक है, डेंटिस्ट करता है एनेस्थेसिया के रूप में। कौन करेगा, तो डेंटिस्ट इसका उपयोग करता है किसमें, तो आपको एनेस्थेसिया में करता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये सारा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये सभी नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O होता है। बच्चे जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट होगा, यानी ठीक है, यह जिप्सम से बनता है, और जिप्सम से जब भी यह सेट होगा तो उस सेटिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन, अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इससे जल चूंकि बाहर निकल गया ये सेट हो जाता है। इसका उपयोग हम लोग शल्य क्रिया में दिखेगा कि हड्डियों को जोड़ने में, शल्य क्रिया में हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। शल्य क्रिया में हड्डी जोड़ने में, एकदम ध्यान में रखिएगा, हड्डी जोड़ने में करेंगे। एक दूसरा क्या करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं बच्चे किस में करेंगे, तो इसका उपयोग करेंगे मूर्ति के ढांचे बनाने में, मूर्ति के ढांचे के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, ढांचे बनाने में इसका उपयोग करते हैं, तो याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है बच्चे, NaOH, इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, CaUSTic, कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। ध्यान में रखना है इसको। और ये देखिए कास्टिक सोडा हो गया NaOH। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं बच्चे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहा जाता है। पोटास, ठीक है, पोटास आपको पता है पोटेशियम होता है। और सोडा S क्या होगा बच्चे, सोडा S सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को का अगर हम क्या करें अति फॉर्म ले लें तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडा S कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा इसको। सोडियम कार्बोनेट अगर क्या होगा, आपको सोडियम कार्बोनेट अगर सीधा ले लें हम लोग, इसमें जल की मात्रा ना हो तो इसे सोडा S कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह कौन है। आपको पता है कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब, यहां देखिए उत्तल दर्पण में, ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा दिखेगा बच्चे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, हमेशा यह छोटा दिखेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का दिखेगा, जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा बड़ा भी दिख सकता है, छोटा भी दिख सकता है, ठीक है, और उसके बराबर भी दिख सकता है। तो जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण अवतल दर्पण हम ले सकते हैं। कौन सा दर्पण ले सकते हैं, तो अवतल दर्पण आप ले सकते हैं। इसमें प्रतिबिंब जो है बड़ा भी दिखेगा, छोटा भी दिखेगा, वस्तु के बराबर भी दिखेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और बोलते वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा बच्चे, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर आकार का
और उल्टा वास्तविक ठीक है दिखता है, जबकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा ठीक वस्तु के बराबर आकार का दिखता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा, याद रखिएगा बच्चे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा दिखेगा, तो वस्तु से हमेशा छोटा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती हैं, यह विशेषता क्या कहलाता है? तो बच्चों कुछ सीमा तक अगर वस्तुओं को हम संपीड़ित कर सकते हैं तो यह विशेषता प्रत्यास्थता कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर ठीक है अगर उसको विस्थापित कर दें और बल के हटा लेने पर वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और सघनता क्या होता है, इसको डेंसिटी बोलते हैं बच्चे। तन्यता क्या होता है, इसके तार खींचे जा सकते हैं। और तीक्ष्णता क्या होता है कि कितना अधिक वह क्या होगा, तीक्ष्ण होगा। यानी तीक्ष्णता अगर हम बात करें साउंड के सेंस में या लाइट के सेंस में तो प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है उसको हम तीक्ष्णता कहते हैं। यानी एनर्जी पर यूनिट ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज नोन एज आपको इंटेंसिटी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आर्द्रता कितनी % होनी चाहिए? जनरली स्वास्थ्य के लिए आर्द्रता का प्रतिशत जो है 50% से 65% के बीच होनी चाहिए बच्चे। आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करेंगे। हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। कौन सा यंत्र? तो हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता को मापने के लिए। चलिए आगे बढ़िए, ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ताप के मापने की इकाई क्या होती है? तो ताप के मापने की इकाई क्या होगा? सेल्सियस होता है बच्चे, सेल्सियस होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर रोमर डिग्री रोमर और डिग्री रैंकिन, ये 5 डिफरेंट स्केल्स होते हैं और इस पर हम लोग तापमान मापते हैं। लेकिन तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा? तो केल्विन होगा। कैलोरी क्या होता है? तो कैलोरी जो है इसके द्वारा उष्मा मापते हैं और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 4.2 जूल होता है। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होगा बच्चे, ध्यान में रखिएगा। तापक्रम क्या होता है? तो ये तापमान है या उष्मा के प्रवाह की दिशा को बताने वाला कारक होता है। उष्मा के प्रवाह की दिशा कौन बताएगा? तो तापमान बताता है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? देखिए ठीक है, नीले रंग के लवण होंगे कॉपर के, याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O को हम लोग कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? तो ये इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल कहेंगे बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। जबकि जिंक सल्फेट जो होता है इसके लवण ZnSO4 इंटू ठीक है आपको ZnSO4 इंटू 7H2, इसके लवण जो होते हैं बच्चे वो क्या होंगे? तो वो उजले रंग के होते हैं, उजला विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल कहते हैं। जबकि फेरस सल्फेट जो होता है FeSO4 इंटू 7H2O, ये हरे कलर का होता है, हरा रंग देता है। जबकि क्रोमियम जो है, क्रोमियम के लवण चटकीला लाल रंग देगा, चटकीला लाल रंग प्रदान करता है। कौन सा लाल? चटकीला लाल रंग प्रदान करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? बच्चे कार्बन परसेंट, यहां देख लीजिए, सबसे आपको पता है सबसे अधिक कार्बन का प्रतिशत होता है कठोर इस्पात में, कठोर इस्पात में। और सबसे कम किस में होगा? तो पिटवा लोहा में होगा। ध्यान दीजिए, पिटवा इस्पात में होगा, पिटवा इस्पात में सबसे कम होता है। और इसमें कितना % होता है? तो 0.25 से लेकर के 0.5%। अगर हम इस्पात की बात करें तो इस्पात में 0.5 से 1.5% होता है। अगर हम ढलवा लोहा की बात करें तो ढलवा लोहा में 1.5% से 2.5% क्या होता है? कार्बन की प्रतिशतता होती है। जनरली लोहा में कार्बन मिलाने पर लोहे की कठोरता को बढ़ाया जा सकता है बच्चे, तो ध्यान में रखिए बच्चे। तो आज का प्रश्न यहीं तक था बच्चे, अपना खूब ख्याल रखिए। फिर से आप से एक ही गुजारिश है कि आप बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखें, खूब मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। चलिए कुछ और प्रश्न है बच्चे, लगता है मुझे कुछ और प्रश्न है, यहाँ देख लेते हैं कुछ और प्रश्नों को। हाँ ये देखिए, निम्न में से खाद्य श्रृंखला का कौन निर्माण करता है?
तो बच्चे खाद्य श्रृंखला, कल भी मैंने आपको बताया था कि देखिए घास, हिरण, शेर ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करेगा। सबसे पहले उत्पादक होगा, उत्पादक, उसके बाद क्या होगा, उत्पादक के बाद आ जाएगा कौन, तो कंज्यूमर 1, उसके बाद आ जाएगा कंज्यूमर 2। तो ये क्रमागत श्रृंखला का निर्माण करता है, ये क्या होगा, खाद्य श्रृंखला होगा। और सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है, संख्या में क्या होगा, उत्पादक होते हैं। यार देखिए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। बच्चे मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 2 सिद्धांत दिए थे, बार बार मैं बता रहा हूं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने 2 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और ठीक है आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया था। फिर एक और सिद्धांत दिया था, नाम था उसका आपको विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत दिया था। जे थॉमसन ने ठीक है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने किया था। तो बच्चे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद, जय भारत।